हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? अभी पावर सिस्टम एनालिसिस का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि पावर सिस्टम में क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है ना। इंट्रोडक्शन टू फुल कोर्स मतलब पावर सिस्टम एनालिसिस का फॉर एसएससी जेई एंड ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशंस, है ना। जितना भी एग्जामिनेशन होगा इंडिया में एई और जेई के लिए, है ना, सारा कवर होगा आपका इस पावर सिस्टम से। और पावर सिस्टम किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मेजर पोर्शन जो है ना पावर सिस्टम से आएगा, क्योंकि एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको पावर सिस्टम अच्छे से आना चाहिए। या तो जनरेशन का पार्ट ले लें, या ट्रांसमिशन का पार्ट ले लें, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट ले लें आप, है ना। कहीं पे भी अगर ट्रांसमिशन की कंपनी में आपको जाना है, चाहे यूपीपीसीएल की बात कर लें या राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात कर लें, है ना, तो वहाँ से ट्रांसमिशन का एप्लीकेशन है क्योंकि, तो आपको उससे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिमिलरली किसी जनरेटिंग कंपनी में आप चले जाएं, एनटीपीसी की बात कर लें आप, है ना, तो एनटीपीसी में भी क्योंकि वो जनरेटिंग की कंपनी है तो जनरेशन से तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कैसा पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, किस चैप्टर से ज़्यादा पूछेगा, किस मॉड्यूल से ज़्यादा पूछेगा, कैसे पढ़ना चाहिए हम लोगों को, तो उसके बारे में आज एक इंट्रोडक्शन हम आपको दे रहे हैं, है ना। अच्छे से समझना, आप लोग कोशिश करना इसको समझने की। तो देखो हमारा जो इस कोर्स को पढ़ने के लिए आप लोग को क्या करना है, तो गेट एकेडमी का ऐप आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। और उस पे अद्वैत एजुकेशन के थ्रू आपको जो है ना आधुनिक बैच के नाम से एक क्लास स्टार्ट होगा, है ना, आधुनिक बैच के नाम से 21 मार्च से, करेक्ट है। तो देखो इसमें अभी क्या फायदा है आपको लेने से एडमिशन, तो अभी 50% का अगर आप देखेंगे ना, तो अभी 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। अभी एट दिस टाइम आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, देख रहे होंगे आप लोग, है ना। 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। 7000 में अभी है। ऐसे नॉर्मल ये कोर्स का फीस है 14,000, लेकिन 7000 का अभी डिस्काउंट है। तो बेटर है कि अभी आप कोर्स परचेज कर लें, ताकि आप बहुत सस्ते में एक क्वालिटी एजुकेशन आपको मिले और एक जो है ना सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो क्या करना है आपको, गेट एकेडमी का लाइव ऐप आपको डाउनलोड करना है, गूगल प्ले पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो ही चुका होगा। अब देखो यहाँ पे पावर सिस्टम जो हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको कितने मॉड्यूल में हम लोगों को इसको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कितने मॉड्यूल में, करेक्ट है। तो बेसिकली पावर सिस्टम को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। वन इज जनरेशन, अनदर इज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर तीसरा अगर आप देखें तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, करेक्ट है। अदरवाइज आप देखें तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में को अलग से लोग नहीं भी मेंशन करते हैं बहुत बार सिलेबस में, है ना। तो इस कंफ्यूजन में लोग क्या करते हैं, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, क्योंकि अलग से तो मेंशन नहीं है बहुत सारे एई जेई एग्जाम में, बस जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन है, तो लोग स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन को छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, ठीक है। तो जब जैसे देखो इसमें ऐसा है कि जो कैसे कैसे पढ़ेंगे, तो टोटल कोर्स ड्यूरेशन अगर हम लोग देखें तो 90 आवर्स है। टोटल कोर्स ड्यूरेशन इज 90 आवर्स। उसमें क्या क्या है, तो जनरेशन का पार्ट अगर हम लोग देखें तो जनरेशन का पार्ट ऑलमोस्ट 30 आवर्स लगेगा हम लोग को। थोड़ा डिटेल में हम लोग को पढ़ना है ना। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर जस्ट हम आपको फॉर्मूला बता दिए और बोल दें हम आपको कि फॉर्मूला रट लो, ऐसे नहीं, है ना। ऐसे आप रट तो लोगे, लेकिन 1 महीने 2 महीने के बाद वो भूल भी जाएंगे आप, है ना। तो इसी वजह से समझ के पढ़ेंगे हम लोग, इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, करेक्ट है ये। तो जनरेशन में जो है ना 30 आवर्स के अराउंड लगेगा, प्लस माइनस 5% 10% हो सकता है। तो जनरेशन में 30 आवर्स। फिर उसके बाद जो सेकेंड मॉड्यूल है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पावर जनरेट हो जाएगा एक स्टेशन पे, है कि नहीं, फिर उसको ट्रांसमिशन भी तो करना पड़ेगा ना, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो आपके घर में लाइट आ रहा है,
है कि नहीं, किसी इंडस्ट्री में लाइट जा रहा है, ये भी हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद ट्रांसमिशन भी पढ़ना है, ट्रांसमिशन कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का ट्रांसमिशन लाइन होता है ना, एफिशिएंसी कैसे होगा, पावर कैसे फ्लो होगा, वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। तो ये सभी चीज पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलमोस्ट 45 आवर्स लेगा। इसको डिफरेंट टॉपिक्स में हम डिवाइड किए हुए हैं, जो कि अगले स्लाइड में हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से अगर मेरे से पूछोगे आप तो ये इसका इंपॉर्टेंस लेवल क्या है सर, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है ये, बहुत बार, है ना। फ्यूज के बारे में पूछ देगा आप लोगों से, सर्किट ब्रेकर के बारे में पूछ देगा आप लोगों से डिफरेंशियल रिले के बारे में पूछ देगा। तो इस सब को भी हम लोग को डिटेल में समझ के पढ़ना है, इंपॉर्टेंट ये है ना। तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम हो सकता है कि इसमें ज्यादा लगे। तो ये 3 मॉड्यूल में हम लोग जो है ना पावर सिस्टम एनालिसिस को डिस्ट्रीब्यूट किए, जिससे कि पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाए, है कि नहीं। आसान करके पढ़ना सबसे अच्छा होता है, समझ लो। रटना तो ठीक है, लेकिन आसान करके समझ के पढ़ना इज द बेस्ट। ठीक है, तो देखो 3 मॉड्यूल में हम लोग डिवाइड किए इसको। अब उसके बाद है कि मॉड्यूल नंबर 1 में जनरेशन में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, करेक्ट है। जनरेशन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो जनरेशन में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन, समझ लो मेरी बात। सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशंस में क्या, जैसे थर्मल पावर प्लांट हुआ, उसके बारे में छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है ना कि भाई इकोनोमाइजर का यूज क्यों करते हैं, एयर प्री हीटर का यूज क्यों करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। एयर प्री हीटर का यूज क्यों करते हैं, एफिशिएंसी कितना होता है थर्मल पावर प्लांट का, हाइड्रो पावर प्लांट का, बेस लोड की तरह किस प्लांट का यूज करते हैं, पीक लोड के लिए किस प्लांट का यूज करते हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में मॉडरेटर क्या होता है। तो ये सब चीज क्वेश्चन जो है ना आप लोगों से पूछा जाता है ना। तो इस वजह से इस पे भी हम लोग को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, हम लोग को जनरेटिंग स्टेशन पे, क्योंकि वेरियस एग्जामिनेशंस में ये ज्यादा, चलो 5-4 क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन एक क्वेश्चन पूछ सकता है, एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही। और अगर आप पढ़े हुए हो तो आपको वो भी क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। और क्योंकि इजी होता है ये, तो आई होप कि आप ये उम्मीद के साथ रहेंगे, उम्मीद के साथ पढ़ाई करेंगे कि आप लोगों से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है ना। और इस तरीके से आप लोगों का कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जनरेटिंग स्टेशन हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेटिंग स्टेशन पढ़ेंगे हम लोग। थर्मल हुआ, ठीक है, उसके बाद हाइड्रो हुआ, न्यूक्लियर हुआ, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेटिंग स्टेशंस। फिर उसके बाद है वेरिएबल लोड एट जनरेटिंग स्टेशंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेटिंग पावर स्टेशंस। जैसे आप ऐसा होता है ना, आप देखे होंगे लोड फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है ना, प्लांट यूज फैक्टर क्या होता है। तो ये सब जो पार्ट है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जनरेशन में, समझ रहे हो मेरी बात। ये सब भी मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, इससे आपसे पूछ देगा कि लोड फैक्टर का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, समझ, रिजर्व कैपेसिटी कितना होना चाहिए। तो इन सब पे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ देता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। फिर उसके बाद टैरिफ्स है, टैरिफ्स भी एक अच्छा खासा स्पेस रखता है कि नहीं। इंपॉर्टेंस के मामले में जनरेशन में टैरिफ्स भी एक अच्छा खासा स्पेस रखता है। तो आप लोगों को अगर जनरेशन में देखा जाए तो हमारे पास ये 4 चैप्टर है ना, 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर को हम लोगों को कोशिश करेंगे कि 30 घंटे तक हो जाए, 30 आवर्स तक ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, क्वेश्चन के साथ करना है कि नहीं, क्वेश्चन भी हम लोग को साथ में करते जाना है। मतलब फुल जो एक प्रिपरेशन होता है ना भाई, फुल प्रिपरेशन वो करना है हम लोगों को। अब चाहे उसमें हो सके तो थोड़ा टाइम भी लग जाए या थोड़ा कम टाइम भी लगे या कुछ भी, टाइम कोई बाउंडेशन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट मॉड्यूल, है ना। फिर आप देखें सेकेंड मॉड्यूल की बात करें, अगर हम लोग सेकेंड मॉड्यूल की बात करें तो सेकेंड में क्या था, जनरेशन तो कंप्लीट है मॉड्यूल 1 में। अब सेकेंड में है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे, अगर आप ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप देखेंगे तो देखो सबसे पहला इलेक्ट्रिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, इलेक्ट्रिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो बहुत बार देखे होंगे आप लोग कि इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपसे पूछ देता है, बहुत बार,
है ना, इंडक्टेंस हॉलो कंडक्टर का इंडक्टेंस कितना होगा, ठीक है, या आप सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम है उसका इंडक्टेंस कितना होगा, ये सब चीज पूछ देगा, है ना। हॉलो कंडक्टर का इंटरनल इंडक्टेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, यूपीपीसीएल जेई में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हॉलो कंडक्टर का इंटरनल इंडक्टेंस कितना होता है, कैपेसिटेंस कितना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा है कि जीएमडी क्या होता है, जीएमआर क्या होता है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत अच्छे से देखना है आप लोगों को, है ना। तो इसमें हम लोग इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, कैलकुलेशन सब देखेंगे, है ना। जीएमडी, जीएमआर देखेंगे, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस, ये सब चीज देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद है मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, तो मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में होगा कि जैसे पोल है ना, वो किस चीज का बना होना चाहिए, आरसीसी या फिर स्टील या किस चीज का बना हुआ होना चाहिए फॉर डिफरेंट वोल्टेज लेवल, है ना। पोल की हाइट कितनी होनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद 2 कंडक्टर है तो उसके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, है ना, एट सर्टेन वोल्टेज लेवल। नंबर ऑफ इंसुलेटर्स कितना होना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सब चीज आप लोगों से पूछा जाता है, नंबर ऑफ इंसुलेटर्स कितना होना चाहिए। इंसुलेटर्स क्या है, ओवरहेड लाइन इंसुलेटर, तो ये सब चीज आ जाएगा मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में, है ना। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो वो अलग अलग से भी लिखा होगा, जैसे मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है तो उसी के अंदर लिख देगा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, मतलब जैसे है ना ओवरहेड लाइन इंसुलेटर, ये सब लिख देगा, है ना। तो उसको इकट्ठे हम लिख दिया यहाँ पे मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे स्ट्रक्चर, पोल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन 2 कंडक्टर्स पढ़ेंगे हम लोग, है ना, ओवरहेड लाइन इंसुलेटर पढ़ेंगे हम लोग, करेक्ट है। तो इन सब से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, याद रखना ये चीज। फिर उसके बाद है परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन तो ऐसा होता है कि जैसे ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन डिफरेंट लेंथ का हो सकता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो सकता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हो सकता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो सकता है। तीनों में कितना पावर फ्लो होगा ये आपको पढ़ना हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम लोग शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकालेंगे ये पूछा जा सकता है। एफिशिएंसी कितना होगा ये पूछा जा सकता है। एबीसीडी पैरामीटर क्या होगा ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, समझ रहे हो मेरी बात। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का एबीसीडी पैरामीटर क्या होगा ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। पावर इक्वेशन क्या होगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ कितना होता है, मीडियम का लेंथ कितना होता है, लॉन्ग का लेंथ कितना होता है एट 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे लेंथ कितना होता है ये पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद किसी दूसरे फ्रीक्वेंसी पे 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे लेंथ कितना होता है शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग का, ये सब चीज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को ये पता होता है कि 50 हर्ट्ज पे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ 80 किलोमीटर से कम होना चाहिए, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ 80 से 200 किलोमीटर तक होना चाहिए, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ 200 से ज्यादा होना चाहिए। यह है 50 हर्ट्ज पे। 1 मेगाहर्ट्ज पे ऐसा नहीं होगा, मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो उतने ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे लेंथ क्या होना चाहिए ये सब चीज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और हम एक चीज बता दें आपको, जस्ट ऐसे ही कि अगर 1 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे ना तो 1 मेगाहर्ट्ज पे शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, खाली लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगा। ये सब चीज पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, है ना। फिर ओवरहेड लाइन इंसुलेटर देखेंगे हम लोग इस पे, करेक्ट है। उसके बाद है सप्लाई सिस्टम। अब सप्लाई सिस्टम कितने टाइप का होना चाहिए, 3 फेज 3 वायर है कि नहीं, 3 फेज 4 वायर, डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो ये सब भी चीज आप लोगों से पूछता है, कभी कभी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था इससे सप्लाई सिस्टम से। ये जो है ना बिहार जेई एग्जाम जो हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था सप्लाई सिस्टम से। इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। कहीं से भी अगर एक बार भी क्वेश्चन पूछा है तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपके टाइम पे उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ रहे हो मेरी बात। फिर उसके बाद अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल में जैसे आपसे पूछ देगा कि 3 फेज 3 कोर जो है ना, जो अंडरग्राउंड केबल है उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है ये, ठीक है। सिंगल कोर केबल का इंसुलेशन रेसिस्टेंस क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। इंसुलेशन रेसिस्टेंस, इंसुलेशन रेसिस्टेंस लेंथ के साथ कैसा बिहेव करता है ना। लेंथ अगर इंक्रीज होगा, मतलब अगर लेंथ इंक्रीज होगा मतलब लंबाई ट्रांसमिशन का अंडरग्राउंड केबल का अगर इंक्रीज होगा तो अब उस पर क्या असर पड़ेगा, इंसुलेशन रेसिस्टेंस पे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होगा, ये सब चीज आपसे पूछता है क्वेश्चन,
समझ रहे हो मेरी बात? तो अंडरग्राउंड केबल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सारा पार्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। अंडरग्राउंड केबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे इसको। फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी इंपॉर्टेंट, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हम बोल रहे ना आपको। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपसे ये पूछ देगा कि वोल्टेज ड्रॉप कहां पे मैक्सिमम होगा, है कि नहीं। जब डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, समझ रहे हो मेरी बात? तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से किसी भी एग्जामिनेशन में, तो वो इस वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मॉड्यूल 2 जो है ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको तो आपको अच्छे से पढ़ना है, मॉड्यूल 1 को भी अच्छे से पढ़ना है, लेकिन मॉड्यूल 2 में ज्यादा चांस रहेगा क्वेश्चन आने का डायरेक्ट, करेक्ट है। और मॉड्यूल 1 हम ये मना नहीं करें कि मॉड्यूल 1 से नहीं आएगा क्वेश्चन, ये तो अब एग्जामिनर जो होगा उसके माइंड में होगा ना, लेकिन ज्यादा जो ट्रेंड रहा है उससे भी रहता है क्वेश्चन, जनरेशन से, लेकिन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा रहता है क्वेश्चन, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स आप इसमें देखने की ज्यादा है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी भी इसी का बनता है कि नहीं। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी भी इसी का बनता है, तो आपको ये चीज समझना चाहिए अच्छे तरीके से। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूल 3, एंड जैसा कि हम आपको बता चुके हैं मॉड्यूल 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉड्यूल 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉड्यूल 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मॉड्यूल 3 में क्या है? स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। स्विच गियर क्या होता है, प्रोटेक्शन क्या होता है, रिले क्या होता है, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ये सब चीज हमको इसमें पढ़ना होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होता है ना इसका, है ना। कहीं पे फॉल्ट हुआ तो फॉल्ट को क्लियर करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉल्ट एनालिसिस, फॉल्ट एनालिसिस, सबसे पहले फॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। फॉल्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपसे पूछ देता है कि सबसे डेंजरस फॉल्ट कौन सा होता है, आपसे ये पूछ देता है कि जनरेटर के जो टर्मिनल पे सबसे डेंजरस फॉल्ट कौन सा होता है। सब लोगों को ये लगता है कि 3 फेज फॉल्ट सबसे ज्यादा डेंजरस होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 फेज फॉल्ट सबसे ज्यादा डेंजरस होता है ट्रांसमिशन लाइन, लेकिन जनरेटर के टर्मिनल पे आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा डेंजरस फॉल्ट होगा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सब कॉन्सेप्ट होता है जिसको आपको समझना है, याद करोगे तो भूल सकते हो, ठीक है। समझ जाओगे तो बस एक बार रिवाइज कर लेंगे तो याद हो जाएगा फिर से, समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग फॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे हम लोग। सर्किट ब्रेकर में क्या है, तो आप लोगों से पूछ देगा कि री स्ट्रैकिंग वोल्टेज क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज क्या होता है ना। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का यूज कहां पे करते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज कहां पे करते हैं, समझ रहे हो? कितने वोल्टेज लेवल के सब स्टेशन तक हम लोग जो एयर ब्लास्ट का यूज करेंगे, कितने वोल्टेज के लेवल तक पे जो है ना हम लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज करेंगे, ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज करेंगे। तो ये सब चीज क्वेश्चन आप लोगों से पूछ देता है। थोड़ा नेटवर्क से भी रिलेट करके इस पे क्वेश्चन पूछता है कि स्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या है, आर्क फेनोमेना क्या है ना, आर्क को एक्सटिंग्विश करने का क्या मेथड होता है, समझ रहे हो मेरी बात? तो इस पे आप लोगों से सर्किट ब्रेकर पूछ देता है। फिर उसके बाद है रिलेज, समझ रहे हो? रिलेज में क्या है, सर्किट ब्रेकर को जो सिग्नल मिलता है ना वो कौन देगा, तो रिले देता है। तो रिले के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन जरूरी है ना। इसी में मतलब जैसे सर्किट ब्रेकर आप पढ़े थे तो इसमें फ्यूज सब भी आएगा, फ्यूज भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। फ्यूज जो घर वर में लगा रहता है ना, फ्यूज डिफरेंट टाइप का, जैसे एमसीबी होता है, एमसीसीबी होता है, तो ये सभी चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें सर्किट ब्रेकर में। जैसे रिलेज है अब, तो रिलेज जो है सर्किट ब्रेकर को कौन बताएगा कि फॉल्ट हो गया है ना। तो सर्किट ब्रेकर को रिलेज ही सिग्नल भेजता है, कहीं पे अगर फॉल्ट हो गया ना तो रिले ही सिग्नल भेजेगा सर्किट ब्रेकर को कि हाँ भाई वहां पे फॉल्ट हो गया, अब उस सर्किट को ब्रेक करना है, ओपन करना है, ठीक है। सर्किट को ब्रेक करना है, ओपन करना है, ठीक है। तो रिलेज, और रिलेज में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेज होता है, जैसे ओवर करंट रिले है, डिस्टेंस रिले है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन है, ठीक है। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन है
है कि नहीं। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन हम नहीं लिखे हैं यहाँ पे, लेकिन वो सब भी चीज पढ़ेंगे हम लोग, रिलेज के अंदर ही पढ़ेंगे, है ना, रिलेज के अंदर ही पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेज, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन भी, जनरेटर प्रोटेक्शन भी पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद अल्टरनेटर वाइंडिंग जो प्रोटेक्शन होता है ना, कितना परसेंट अल्टरनेटर का वाइंडिंग प्रोटेक्टेड होगा, ये सब भी चीज हम लोग को इसमें देखना है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि ऐसा होता है ना कि ये तो हमारा चलो 3 मॉड्यूल हो गया। अब इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन होता है। हम यहां पे ऐसा कर रहे हैं, हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि कितने से, जैसे 3 मॉड्यूल है, किस मॉड्यूल से किस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कितना आया है, ये हम आपको नहीं बता रहे, क्योंकि ये चेंज होते रहता है। समझ रहे हो मेरी बात। पावर सिस्टम एनालिसिस की अगर हम बात करें तो ये चेंज होते रहता है एग्जाम टू एग्जामिनेशन। किसी साल में कहीं में किसी एग्जामिनेशन में जनरेटिंग पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है, तो उसी एग्जाम में नेक्स्ट ईयर आपको स्विच गियर से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, है ना। उसी एग्जामिनेशन में नेक्स्ट ईयर अगर आप देखें तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल हम लोगों को टोटल तीनों मॉड्यूल में जितना भी टॉपिक है हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आसान मतलब इजी करके धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। आराम से जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे हम आपको बताएंगे, एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे। हम जो यूट्यूब लाइव भी लेते हैं ना, उस पर भी एक एक क्वेश्चन हम बताते हैं, ठीक है। जो लाइव के यूट्यूब लाइव में पढ़ रहे होंगे मेरे से, उनको ये आइडिया होगा, ठीक है। तो अपना जो टारगेट रहेगा एक एक टॉपिक को कवर करना। इसमें ये नहीं रहेगा कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको बहुत टाइम दे दो, और जो नहीं इंपॉर्टेंट है, आज तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो उसको टाइम ही ना दो। ऐसा नहीं, हम लोग को जितना टाइम लगे पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करने में, उतना टाइम हम लोग देंगे, ठीक है। और काम ही क्या है, पढ़ना ही तो काम है अभी, और उसके बाद रिजल्ट लाना काम है, उसके बाद एंजॉय करना काम है। समझ रहे हो मेरी बात। तो अभी हमारा फर्स्ट स्टेप चल रहा है, पढ़ना काम है अभी, है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करो। अब देखो यहां पे पावर सिस्टम जो होता है ना, किस किस एग्जामिनेशन में मेजर रोल प्ले करता है, वो चीज हम बताना चाह रहे हैं आपको। सबसे पहले तो आप यहां पे एक चीज ये नोटिस करिए कि कितना ज्यादा एग्जामिनेशन है। आप ये देखो कितना ज्यादा, इसमें भी बहुत चीज मिसिंग है, इसमें भी बहुत सारा, कितना लिखते हैं हम, है ना। इसमें भी कुछ चीज मिसिंग है। जैसे आप देखो डीएमआरसी, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा पावर सिस्टम में। समझ रहे हो मेरी बात। हर जगह, बहुत जगह आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है। तो आप देख सकते हैं, जैसे आप देखिए यूपी RUVNL, है ना, इस पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है। यूपी RUVNL क्या है, जैसे यूपी में देख लो, ट्रांसमिशन की कंपनी है UPPCL। अब जो ट्रांसमिशन होगा तो पावर कहीं पे जनरेट होगा, उसी को ट्रांसमिट करेगा ना, तो पावर जनरेट होता है। यूपी RUVNL जो है ना, जो कंपनी, जो इंडस्ट्री, वो पावर जनरेट करती है ना। ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा पावर यूपी खरीद ही लेगा NTPC से या फिर टाटा पावर से। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये कुछ पोर्शन इलेक्ट्रिसिटी यूपी खुद ही जनरेट करता है यूपी RUVNL से। तो इससे मतलब देखो, इसमें भी पावर सिस्टम आप लोगों से पूछा जाएगा। सिमिलरली गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। SSE रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है ना, RRB JE, उसमें क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है पावर सिस्टम से। राजस्थान में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी है ना, RVUNL, उसमें क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है पावर सिस्टम से, ठीक है। रेलवे में तो पूछा ही जाता है, DMRC में पूछा जाएगा। फिर UPPSC AE में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार UPPSC पेपर हुआ था, उसमें भी था पावर सिस्टम से क्वेश्चन। पावर सिस्टम बहुत मेजर सब्जेक्ट है, आप ये समझ लो, बहुत मेजर सब्जेक्ट है। सारे RPSC में क्वेश्चन पूछा जाएगा। RSEB मतलब राजस्थान में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसमें क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, है ना। PWD में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। DSSB में पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर अगर आप देखें NTPC JE है, BTSE है, बिहार जो है, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नहीं। फिर उसके बाद देखिए NCL तो अभी भी हुआ था पेपर थोड़े दिन पहले, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिर उसके बाद CPWD, इसमें पावर सिस्टम से क्वेश्चन। देखो, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वहां पे पावर सिस्टम का क्वेश्चन रहेगा।
समझ रहे हैं मेरी बात? वहां पे पावर सिस्टम का क्वेश्चन रहेगा। तो ये सब चीज है, पूरा एग्जामिनेशन है। महा ट्रांसको है जैसे, इसमें क्वेश्चन बहुत पूछता है। ऑल स्टेट पीएससी है, सारे में क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी में आपसे पावर सिस्टम से क्वेश्चन पूछेगा। और 3 ही मॉड्यूल है जिससे क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। समझ रहे हो मेरी बात? 3 ही मॉड्यूल है जिससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और उसी 3 मॉड्यूल को डिफरेंट चैप्टर्स में हम लोग डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे, ताकि आसान तरीके से है ना, हम लोगों को समझ में आते रहे हर चीज। ठीक है, तो ये सब पार्ट है हमारे जो है ना, जो आधुनिक बैच हमारा स्टार्ट होगा, उसमें हम लोग शुरुआत से ही लॉन्च करेंगे, शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से। आप पावर सिस्टम नहीं भी पढ़े होंगे कभी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। करेक्ट है? तो आई होप आपको जो है ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो समझ में आ चुका होगा पावर सिस्टम का, कि 3 मॉडल में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इसको। 90 आवर्स ऑलमोस्ट लगेगा, 90 आवर्स, प्लस माइनस 10% हो सकता है। वो ऐसा होता है ना कि लैब में बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितना जवाब हम उनको दे रहे हैं, है कि नहीं, कितना जल्दी उनको समझ में आ जा रहा है, तो इस पे भी डिपेंड करता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा प्लस माइनस 10% हो सकता है ना। तो ये था पावर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, और हम लोग नेक्स्ट सक्सेस के लिए आगे बढ़ेंगे साथ में। खूब बढ़िया से पढ़ाई करेंगे हम लोग। आप लोग गेट एकेडमी का लाइव ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना, उसी में आधुनिक बैच चलेगा। ठीक है, 21 मार्च से 20 मार्च तक डिस्काउंट है 50%, 7000 ओनली आपका प्राइस है पूरे कोर्स का। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग लाइव ऐप पे, गेट एकेडमी। आपको गूगल प्ले से मिल जाएगा, प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इंस्टॉल करो, हम लोग मिलते हैं वहां पे, पावर सिस्टम पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे हम लोग, जिससे कि रिजल्ट 100% आ जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।